Hello students, in the last video I explained about the Bohr's atomic model. As you know, in the Bohr atomic model was successful for the explanation of hydrogen spectrum. Okay, with the help of Bohr model we can explain the phenomenon of spectrum of hydrogen, that is for the one electron system. हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन. और बोहर का जो मॉडल है वो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब हाइड्रोजन के लिए सक्सेसफुल है उसका लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेनेशन में भी. ओके, तो हाउ द लाइन स्पेक्ट्रा इज एक्सप्लेन्ड, लेट्स सी. यू कैन सी हियर व्हेन जब हम हाइड्रोजन गैस को एक इलेक्ट्रिक आर्क पास करवा के उसको एनर्जी देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लोअर एनर्जी लेवल से मीन्स ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में चला जाता है. इट मे बी मूव्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स, मे बी इन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, लाइक दिस. व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स बैक टूवर्ड्स द फर्स्ट स्टेट, ओके, व्हेन इट कम्स बैक टूवर्ड्स दिस स्टेट, then the emission spectrum we can see. As I told you in the previous spectrum video कि when electrons come from higher energy level to lower energy level, then there is the emission of the energy and the spectrum is known as the emission spectrum. So वही spectrum हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. तो क्या हुआ, जब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है किसी भी हायर ऑर्बिट से, ओके, मीन्स सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन आएगा, सेकंड से भी आ सकता है, थर्ड से भी आ सकता है, फोर्थ से भी आ सकता है, लाइक दिस. तो उसको जो स्टडी किया था वो लेमान ने स्टडी किया था और वो जो स्पेक्ट्रम है उस सीरीज़ को हम नाम देते हैं लेमान सीरीज़, नॉन एज द लेमान सीरीज़. और इट लाइज इन द यूवी रेंज. ठीक है, यूवी रेंज की वेवलेंथ होती है उसकी. इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन यदि सेकंड में जंप कर रहा है, ओके, हायर लेवल से जब सेकंड यदि ऑर्बिट में वो आ गया तो उसकी जो सीरीज़ बनेगी वो बामर सीरीज़, क्योंकि वो बामर ने फाइंड आउट किया था और उसको विजिबल रेंज के अंदर हम देख सकते हैं. विजिबल रेंज मीन्स 7 कलर्ड स्पेक्ट्रम. तो 7 कलरफुल लाइंस की फॉर्म में वो दिखाई देता है. ठीक है, इफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम्स इन द थर्ड ऑर्बिट फ्रॉम हायर ऑर्बिट, है ना, तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है कि भाई वो फर्स्ट में भी आ सकता है वापस, वो सेकंड में भी आ सकता है, वो थर्ड में भी आ सकता है. थर्ड की जो स्टडी की वो पाश्चन ने की, इसलिए उसको पाश्चन सीरीज़ बोलते हैं और ये IR रीजन में लाई करता है. सिमिलरली ब्रैकेट ने क्या किया, जब इलेक्ट्रॉन कम इन द fourth shell from other higher shells, so there is the formation of bracket series. Means these are the different spectrum bands or lines which we can see, and these are named by different names according to their scientist. ये तीनों जो है ये किस में लाई करते हैं, IR रीजन में. ये लाई करता है विजिबल रीजन में और ये जो है UV रीजन में. ओके, तो हमें दिखाई कौन सी देती है, विजिबल रेंज वाली रेडिएशन तो हमें दिखाई दे जाती है, कलरफुल दिखाई देगा हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होगा वो. बाकी में कुछ दिखाई इस तरह से नहीं देता है. वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो है हम उसको पहचान पाते हैं. ओके, और एक चीज़ इसके अंदर, द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ सेम वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब और एमिटेड. मतलब जो लाइंस जो एमिट हो रही है, ठीक है, उनकी ब्राइटनेस कैसी है, उस स्पेक्ट्रल लाइन की ब्राइटनेस क्या है या उसकी जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है कि एक वेवलेंथ, उस एक रेंज की वेवलेंथ के कितने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं. जितने फोटॉन्स किसी एक वेवलेंथ के एमिट होंगे उस वेवलेंथ की सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस होगी. ओके, तो इस तरह से. एंड सेकेंडली, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन्स, जो स्पेक्ट्रम में ये जो लाइंस है इनको भी काउंट कर सकते हैं. इन लाइंस को काउंट करने के लिए फार्मूला गिवन है समेशन n2 माइनस n1. फॉर एग्जांपल जैसे हम बोले कि फिफ्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो है वो आ रहा है ग्राउंड स्टेट में. ओके, फिफ्थ ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है. तो जब फिफ्थ से फर्स्ट में आएगा तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, n2 क्या हो गया 5, n1 क्या हो गया 1, तो ये हो गया समेशन 4. समेशन 4 मीन सारे नंबर को उसको साथ डाल दोगे 4 के बाद वाले, 4, 3, 2, 1, इन सबको ऐड किया तो इट इज़ 10. तो स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होगी, 10 लाइन्स. यानी कि जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो स्पेक्ट्रम की कितनी लाइन्स जो है वो ऑब्जर्व होगी, वो 10 लाइन्स ऑब्जर्व होगी. तो इस तरह से, तो ये जो स्पेक्ट्रम है दिस इज़ द हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम. ठीक है, ये हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम है और इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बोहर मॉडल. बोहर ने जो है इस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में एनर्जी कंसिडरेशन वगैरह जो है वो कंफर्म बताया कि कैसे उसकी एनर्जी जो है वो चेंज होती है. तो देखो, लेट्स सी, यहाँ पे एनर्जी चेंज जब इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा,
है ना, ये लोअर से हायर में गया तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, या फिर हायर से लोअर में गया तो एनर्जी जो है वो एमिट होगी। अब व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज चेंज्ड हेयर, क्योंकि हर ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो ऑलरेडी फिक्स है, जब वो जाएगा तब उसके अंदर एनर्जी का चेंज होगा। तो वो एनर्जी चेंज जो है बोहर ने एक्सप्लेन किया, डेल्टा ई गिवन बाय द फॉर्मूला ई एफ माइनस ई आई। एफ इज़ फॉर द फाइनल स्टेट, आई फॉर द इनिशियल स्टेट। तो यहाँ पे बोहर ने ये इक्वेशन दिया था एनर्जी का, ई इक्वल्स टू माइनस आर एच अपॉन एन स्क्वायर। ओके, तो इसको इनिशियल और फाइनल के वे में जब आप उसको लिखते हो तो दैट इज़ फर्स्ट एन एफ, सेकेंड इज़ एन आई, ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे इस इक्वेशन में आप पुट कर दोगे। फिर इसको आगे सॉल्व करोगे तो डेल्टा ई, एन एफ क्या है, फाइनल ऑर्बिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाद में किस में गया, दैट इज़ द एन एफ, और एन आई इज़ द इनिशियल ऑर्बिट, पहले किस में था। ओके, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के अकॉर्डिंग। डेल्टा ई कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस इक्वेशन, दिस इज़ द फॉर्मूला। ये आ गया एनर्जी चेंज को कैलकुलेट करने के लिए। नाउ यू नो दैट आर एच इज़ वॉट, आर एच इज़ द कॉन्स्टेंट वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल्स। ये आपने लिखा इसका वैल्यू, तो ये आपकी एनर्जी जो है वो कैलकुलेट हो गया जाएगी इन जूल्स। ओके, नाउ यदि आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है कि इस एनर्जी चेंज में कितनी फ्रीक्वेंसी की जो है लाइट चाहिए, तो वो फ्रीक्वेंसी कैसे हम निकालेंगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब और एमिटेड बाय फोटोन, दैट कैन बी कैलकुलेटेड। तो किससे निकालेंगे, डेल्टा ई अपॉन एच। अब डेल्टा ई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर एच, ये दिस वन डिवाइडेड बाय एच। आर एच इज़ हाउ मच, वी कैन राइट हेयर, एच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, उसका वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा, ये इनिशियल और फाइनल। ओके, तो सिमिलरली आप इसको कैलकुलेट करते जाओगे, तो फाइनली जो फ्रीक्वेंसी के लिए जो इक्वेशन आ गई वो ये आ गई, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू दिस वन। ये जो फ्रीक्वेंसी आएगा ये हर्ट्ज़ में आएगा, 3.29 इंटू 10⁻15 इंटू 1/1 एन आई स्क्वायर माइनस एन एफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ गया हर्ट्ज़ के अंदर। नाउ यदि आपको वेव नंबर निकालना है, ठीक है, वेव नंबर दैट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड, वेव नंबर 1/λ दैट इज़ न्यू अपॉन सी। तो यहाँ पे न्यू अपॉन सी, न्यू का वैल्यू तो ये ऊपर है ही, इसके नीचे सी और लिख देंगे, तो इट इज़ 3.29 इंटू 10⁻15। सी की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁻8, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो अगेन जो ये वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी 1.09677 10⁻7 एंड दिस। तो व्हाट वी कैन से, तो विद द हेल्प ऑफ बोहर मॉडल, ठीक है, वी कैन एक्सप्लेन दीज ऑल। एनर्जी चेंज कितना हो रहा है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से और दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज़ ओनली फॉर द हाइड्रोजन एटम, और वी कैन से वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, है ना, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हीलियम प्लस है ना, उसके लिए भी निकाल सकते हैं, लिथियम +2 है, उन सब में क्या होता है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें जो है वो वैलिड है। फिर फ्रीक्वेंसी उसकी कैलकुलेट कर सकते हो, वेव नंबर उसका कैलकुलेट कर सकते हो, और वेव लेंथ भी उसका कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। इट मीन्स दिस इज़ द एविडेंस इन फेवर ऑफ बोहर मॉडल। बोहर ने जो मॉडल दिया, जो ये सारे डेटा दिए, वो सारे प्रैक्टिकली हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है उसके साथ में मैच करते हैं, तो ये क्या हो गया, उसके लिए एविडेंस हो गया। Now we are going to solve the numericals based on that formulas from exercise. Okay, let's see the question number 2.13. What is given in the question? What is the wavelength of the light emitted? Means we have to calculate the wavelength. When the electron in a hydrogen atom undergoes transition from an energy level with n equals to 4 to energy level with n equals to 2. Okay, that is the question. So firstly we have to calculate the wave number. From the formula of wave number we can calculate after that wavelength. So what is the formula? It is given in the book, r 1/n1 square minus 1/n2 square. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये दिया हुआ है फॉर्मूला। n1 क्या ले लेंगे, जो लोअर एनर्जी लेवल होगा ऑलवेज, वेव नंबर में लोअर एनर्जी लेवल इज n1 एंड हायर इज द n2, तो लोअर इज 2 एंड हायर इज 4। तो बाय पुटिंग दीज वैल्यूज, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू फिक्स है, ये हमने लिखा, एंड आफ्टर दैट कैलकुलेटिंग द वैल्यूज वी कैन गेट हेयर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ वेव नंबर। बाय वेव नंबर नाउ सेकेंड स्टेप इज टू कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ कैलकुलेट कर देंगे, वेवलेंथ इज, ये आपने जो किया इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1 बाय कर देंगे, और ये आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो दिस इज़ द आंसर इन सेंटीमीटर। अब आप सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हो,
तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 486 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 100, उसको ये हो गया 486 10⁻⁹ मीटर। तो 10⁻⁹ मीटर कैन बी रिटन एज 486 नैनोमीटर। ओके, तो दिस इज द आंसर। ओके, तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द 14 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? How much energy is required to ionize a hydrogen atom if the electron occupies n equals to 5 orbit? Compare your answer with the ionization enthalpy of hydrogen atom. Energy required to remove the electron from first orbit. What is given? What is asking in the question कि how much energy is required? हाइड्रोजन का जो ऑर्बिट है उसके 5th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 5th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उसको हमें बाहर निकालना है, H+ आयन बनाना है, तो उसमें कितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, पहली चीज़। दूसरा, यदि वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तब कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो दोनों को कंपेयर करना है। तो फर्स्टली आई हैव कैलकुलेटेड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द 5th ऑर्बिट। जब 5th में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं तो एनर्जी कंसिडरेशन का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा E इक्वल्स टू E2 माइनस E1। ये हो गया हायर और ये हो गया लोअर। इसको फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, ये बोहर मॉडल में आया ना फार्मूला, वो इक्वेशन है। तो इट इज़ फ्रॉम हेयर दिस इज द एनर्जी इन जूल्स। 2.18 कांस्टेंट वैल्यू, RH रेडबर्ग कांस्टेंट, एन इनिशियल माइनस एन फाइनल। तो यहाँ पे किस में है वो इलेक्ट्रॉन? इनिशियल में वैल्यू क्या लिख देंगे? 5 स्क्वायर, और फाइनल में कहाँ जा रहा है? ऑर्बिट के बाहर। कैटायन बन रहा है ना, इसलिए इसमें आप क्या लिख दोगे? इनफाइनाइट। एन फाइनल कौन सा हो गया? इनफाइनाइट। और 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0। तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट कर दोगे पूरे को। आगे बात सुन में, 5th ऑर्बिट में जो एनर्जी होगी, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो यहाँ पे आपके आ जाएगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। उसके बाद दूसरा उसके अंदर है कि जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में है तो कितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, तो उसको भी आप निकालोगे। अब फर्स्ट लिख दोगे यहाँ पे, ये हो गया इनफाइनाइट, इसको कैलकुलेट कर लिया। तो ये 5th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो इसको हम कंपेयर कर देंगे। फर्स्ट वाले के लिए मैंने E1 डाला है, तो डेल E1 डिवाइडेड बाय डेल E। ओके, ये दिस इज़ फॉर 5th ऑर्बिट। दोनों का रेशो निकालेंगे, इट बिकम्स 25। तो ये क्या आ गया? इट मीन्स जब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसमें जो एनर्जी है 5th वाले से 25 टाइम्स ज़्यादा चाहिए। मीन्स इलेक्ट्रॉन जितना पास में होता है न्यूक्लियस के, उसको निकालने के लिए उतनी ही एनर्जी ज़्यादा चाहिए ना। तो दैट इज़ इट इज़ 25 टाइम मोर देन दैट ऑफ 5th ऑर्बिट। ओके, तो दैट इज़ द 14 क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 15 and 16 आर वेरी इजी एंड आई एक्सप्लेंड, तो वो मैंने नहीं दिखाया यहाँ पे। कैलकुलेट कर रहे हैं 17 का। कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन बामर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। तो पहली चीज़ इसमें बस इतना ही दिया है ना। कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बामर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम है, उसमें आपको पहले चीज़ तो क्या दी हुई है? बामर सीरीज। तो बामर सीरीज का मतलब क्या हो गया? इसमें ऑर्बिट में कौन से में इलेक्ट्रॉन आएंगे? N1 कौन सा हो जाएगा? सेकेंड ऑर्बिट। ओके, ये कंफर्म है। उसके बाद में एक वर्ड दिया है, लाइन दिया है कि फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है या आ रहा है? उसमें जिसमें कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया? एनर्जी जो है वो लिस्ट होगी, ठीक है। तो देखो इसमें एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा, एनर्जी डिफरेंस जो है, एनर्जी जो है उतनी ही कम होगी। तो इसमें क्या बोला? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसका मतलब लीस्ट एनर्जी लेवल देखना है। तो सेकंड के बाद में लिस्ट पे कौन सा आएगा? किससे इलेक्ट्रॉन आ सकता है? थर्ड से ही आ सकता है ना, जो उसके सबसे क्लोजेस्ट है। ओके, यहाँ पे 3 क्यों लिया है ऑर्बिट? क्योंकि उसमें वेवलेंथ जो है वो लॉन्गेस्ट होगी। अब आप इसको कैलकुलेट कर दोगे, फिर तो वही है, वेव नंबर आपको निकालना है। तो वेव नंबर के लिए ये फॉर्मूला लिखेंगे। इसमें सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है N1 हो गया 2 और N2 हो गया 3, और यू कैन कैलकुलेट। आफ्टर कैलकुलेशन यू कैन गेट द आंसर। दिस इज द आंसर, ठीक है। इसमें मैंने ये जो वैल्यू लिखी है मीटर इनवर्स वाली लिखी है, इसलिए आंसर जो आएगा वो मीटर में आएगा। नाउ वन मोर क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन। What is the energy in joules required to shift the electron of hydrogen atom from the first Bohr orbit to 5th Bohr orbit? Okay, first of all एनर्जी आपको निकालनी है फर्स्ट ऑर्बिट से 5th ऑर्बिट में ट्रांजिशन के लिए।
एंड व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। और जब पहले क्या है, फर्स्ट से फिफ्थ में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, उस ट्रांजिशन में कितनी एनर्जी चाहिए वो आपको निकालनी है। उसके बाद फिफ्थ से वो वापस जब फर्स्ट में आता है तो उस टाइम पे जो लाइट का एमिट होती है उसका वेवलेंथ क्या है, ठीक है। दो चीज़ें इसमें आपको कैलकुलेट करनी है। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज गिवन हेयर। ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है वो अर्क्स में दी हुई है 2.18 इंटू 10⁻11। सो लेट्स सी फर्स्ट क्या गिवन क्या है, गिवन दैट ग्राउंड स्टेट एनर्जी, हाइड्रोजन की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो इसमें गिवन है, तो इसको आप बेस मानोगे। ये हो गया, इट इज़ गिवन। नाउ इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी है उसमें आप यहाँ पे क्या लेते थे, जब आप जूल्स में लेते थे तो 2.18 इंटू 10⁻18। अब जूल्स में नहीं दिया है, इसमें क्या क्वेश्चन में क्योंकि अर्क्स में दिया है तो आप वो वैल्यू लिख दोगे। अब इससे फिर आप फार्मूला जो है वो ड्राइव करोगे, डेल्टा ई इक्वल्स टू, क्योंकि एनर्जी का फार्मूला ये आपको पहले भी पता है, RH/n² होता है। यहाँ पे जो एनर्जी है वो कांस्टेंट एनर्जी अर्क्स में दे दी, ठीक है, छोटा सा इसमें चेंज किया है। फिर ट्रांजिशन किया हुआ E5 माइनस E1, तो उसके लिए फिर आप वही इक्वेशन डालोगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2.18 10⁻11 1/ni² माइनस 1/nf², ठीक है। केवल ये चेंज किया है इसके अंदर कि हमने यहाँ पे रोज क्या लिखते हैं, जो पहले वाले क्वेश्चन से उसमें क्या लिख रहे थे, जूल्स में लिख रहे थे। यहाँ पे मैंने इसको, क्योंकि क्वेश्चन में अर्क्स में दिया है तो हम उसको अर्क्स में कंसिडर कर लेंगे, उसका और कुछ मीनिंग नहीं है ना। तो आपका ये जो आएगा ये अर्क्स में आ जाएगा आंसर जो आएगा। तो अब इसमें आप पुट कर दोगे वैल्यू, इनिशियल में क्या लिख दोगे फर्स्ट ऑर्बिट, फाइनल में क्या फिफ्थ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट, तो ये आपका एनर्जी आ गया जो भी निकल के आ रहा है, ये अर्क्स में आया 2.09 इंटू 10⁻11, ठीक है। आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर। और फिर इसको यदि मेरे को जूल्स में दिखाना है तो जूल्स में दिखाएंगे, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, क्या हो जाएगा 1 जूल इक्वल्स टू होता है 10⁻7 अर्क्स, ठीक है। ये रिलेशन है 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्क्स, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 10⁻11 की जगह क्या हो जाएगा 10⁻18 जूल्स, ठीक है। ये अर्क्स और जूल्स का रिलेशन भी आपको समझा दिया मैंने। अब इससे ये हो गया, ठीक है, एनर्जी आ गई जो भी इसकी कैलकुलेट होके आती है। अर्क्स में यदि आंसर पूछते हैं तो आप ये कर दोगे, जूल्स में यदि पूछते हैं तो उसको फिर इससे कन्वर्ट कर दोगे, तो ये जूल्स में हो गया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज वेवलेंथ पूछ रहे हैं, तो वेवलेंथ के लिए अब आप एनर्जी यहाँ पे आ गई है ना, ट्रांजिशन एनर्जी क्या है, तो जितनी एनर्जी फर्स्ट से फिफ्थ में जाने में एब्जॉर्व होगी उतनी ही फिफ्थ से फर्स्ट में आएगा तो एमिट हो जाएगी, बस इतना ही फ़र्क हो ना। एनर्जी अमाउंट वही रहेगा, तो अमाउंट तो वही रहेगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे ई तो वही लिखेंगे। यहाँ पे आपको वेवलेंथ निकालना है तो आप इसको कन्वर्ट कर दोगे, लैम्डा इक्वल्स टू hc/e, ऑल वैल्यूज़ आर गिवन। h जो है वो आप लिख दोगे, ये लिख दोगे। अब क्योंकि h का वैल्यू जूल सेकंड में है इसलिए एनर्जी भी हम कौन सी लिखेंगे, जूल वाले लिखेंगे, अर्ग वाले नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट कर दोगे तो आपका आंसर आ रहा है, ये पहले यहाँ पे आएगा 9.51 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर में, उसके बाद ये मीटर में इसको कन्वर्ट कर दोगे और फाइनली जो है इसको अंगस्टम के अंदर कन्वर्ट कर दोगे। लेट्स स्टार्ट द वन मोर क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.33, ओके, दैट इज what transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Bohr transition 4:2 of helium plus spectrum। मीन्स हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम है, उसके लिए ट्रांजिशन के लिए जो दिया हुआ है डेटा, वही वेवलेंथ पे हाइड्रोजन में कौन सा ट्रांजिशन होगा, ठीक है। बामर सीरीज का जो ट्रांजिशन है हीलियम का दिया हुआ है, हीलियम के लिए जो ट्रांजिशन है उसके लिए फिर हम सबसे पहले वेव नंबर निकालते हैं, ओके। तो अदर देन हाइड्रोजन जब आप लेते हो कोई भी ट्रांजिशन के लिए तो हम यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं, उसका Z2 है ना, ये पहले हमने डिस्कस किया था। अदर देन हाइड्रोजन के लिए भी Z2 लिख सकते हैं, वो 1 हो जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे हमने हीलियम है, Z वैल्यू होती है 2, तो इसके अकॉर्डिंग इसको हमने कैलकुलेट किया, ओके। यहाँ पे 4 और करते जाएंगे, ये जो पहले कैलकुलेशन था वही चल रहा है। अब इसमें ये आ गया और फाइनली आपका ये जो आंसर आएगा इट इज़ दिस वन। ये वेव नंबर किसका आ गया कि हीलियम के अंदर हीलियम प्लस की फॉर्म में जब है वो, है ना, तो हीलियम प्लस है तो इलेक्ट्रॉन तो उसमें 1 ही रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो 1 ही है, इसलिए ये भी वैल्यूएबल है, वैलिड है फॉर दिस कैलकुलेशन। इससे हम कर देंगे उसका कैलकुलेशन। अभी आ गया वेव नंबर दैट इज़ फॉर हीलियम प्लस, ये हीलियम प्लस के लिए है।
अब क्या बोला कि यही जो वेव नंबर है या इससे जो वेवलेंथ आएगा वो ही हाइड्रोजन में आए, इसके लिए उसमें कौन सा ट्रांजिशन होना चाहिए, ठीक है, यानी कि कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में जाएगा, विच टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज पॉसिबल टू गेट दिस आंसर। ओके, तो देखो इसको कैसे करेंगे, वेव नंबर दैट इज इक्वल्स टू 1/λ, क्योंकि वहाँ वेवलेंथ की बात की है इसलिए मैंने यहाँ 1/λ से भी इसको रिलेट कर दिया। अब ये जो है फॉर्मूला वही रखना है, RH का वैल्यू ये लिख दिया, यहाँ पे वेव नंबर अब गिवन हो गया, वेव नंबर हम यही डालेंगे, इट इज़ द वेव नंबर, फिर वही लिख दिया। अब ये चीज़ अननोन हो गई, ट्रांजिशन नहीं पता है, N1 और N2 का वैल्यू जो है दैट इज़ द अननोन, और बाकी RH वही रहेगा तो वो हमने लिख दिया। अब इससे हम कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है, मैंने सिंपल कैलकुलेशन किया, फाइनली आपका ये जो आंसर आ रहा है 0.79 दैट इज़ 75 दैट इज़ फॉर 1N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। अब ये जो आंसर आया इससे आपको N1 और N2 का आइडिया कैसे लगेगा, देखो सबसे पहले ये दिख रहा है 0.75 लाने के लिए यदि हम N1 इक्वल्स टू 1 ले लें और N2 इक्वल्स टू 2 ले लें तो सीधा सा दिख रहा है क्या आ जाएगा, इट विल बी 0.75, है ना। तो यहाँ पे कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल है, 1 आ गया एक ऑर्बिट और दूसरा आ गया 2, यानी कि ट्रांजिशन कौन सा हो गया, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, N2 मीन्स मेरा यहाँ पे लिखने का मतलब है सेकेंड से फर्स्ट, ये जब ट्रांजिशन होगा तब आपका बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर कि हाइड्रोजन में कौन सा ट्रांजिशन होगा, दैट इज सेकेंड टू फर्स्ट। ओके, वन मोर क्वेश्चन लेट्स सी, दैट इज 2.34 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। व्हाट इज गिवन, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। इसमें प्रोसेस दिया हुआ है हीलियम प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी कि हीलियम प्लस में भी 0 इलेक्ट्रॉन करना है, हीलियम +2 में कन्वर्ट करना है। द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो गिवन है, ठीक है। तो अब देखो कोई भी इस एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होती है वो इस फॉर्मूला से निकालते हैं, अदर देन हाइड्रोजन जब है या हाइड्रोजन भी है। तो यहाँ पे अब आपको निकालना है ट्रांजिशन, तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हीलियम +1 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, और हाइड्रोजन की जो बेसिक एनर्जी वैल्यू जो है, ये जो En वैल्यू है हाइड्रोजन का दिया हुआ है, ये कितना है 2.18 × 10⁻18 जूल्स। तो ये बेसिक वैल्यू हो गया ना, RH का मतलब एक तरह से वही हो गया जो कि हाइड्रोजन की बेसिक एनर्जी है, वही यहाँ पे लेते हैं इनिशियल वैल्यू, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी, Z जो है वो 4, इससे कैलकुलेट कर लेंगे। मीन्स आपको किसी की भी आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो आप यहाँ पे क्या करते हो, N फाइनल में क्या कर देते हो, इनफाइनाइट कर देते हो। ओके, और हाइड्रोजन से उसको रिलेट किया है तो ये जो वैल्यू है ये हाइड्रोजन की बेसिक एनर्जी ही है, हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ही है। और इसके लिए हम एक शॉर्टकट फार्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी का। आयोनाइजेशन एनर्जी अदर देन हाइड्रोजन यदि निकालना है आपको तो आप क्या कर दोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू Z² इंटू आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन। ये छोटा सा फॉर्मूला, इससे भी आप निकाल सकते हो, शॉर्टकट है ये। आयोनाइजेशन एनर्जी किसी और एटम की निकालनी है, किसी और एलिमेंट की निकालनी है, तो आप क्या करोगे, Z² इंटू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो फाइनली क्या आ रहा है, यही आ रहा है ना, ये हो गया Z² 2² और ये हो गया हाइड्रोजन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये शॉर्टकट हो गया। ये आया कहाँ से, अभी आप सोचोगे ये अचानक से फार्मूला कहाँ से आ गया, इसलिए मैंने आपको इससे सॉल्व करके बता दिया कि आप अल्टीमेटली सॉल्व इससे करते हो तो भी वही आएगा। तो ये आपको 1 सेकंड में याद रहेगा ना, एग्जाम में शॉर्टकट कैलकुलेशंस काम में आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आप ऐसे निकाल सकते हो इसको। ओके, तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एग्जाम में भी लिख सकते हो, इट इज़ ट्रू एंड वैलिड। नाउ वन मोर क्वेश्चन 2.50। मैं वही क्वेश्चंस ले रही हूँ जो थोड़े से आपको अलग अलग टाइप के हैं ना। अभी बच्चे कहते हैं कि न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते, क्योंकि टेक्स्ट बुक का ऑलमोस्ट सारे जो न्यूमेरिकल्स है वो कुछ ना कुछ नया आपको सिखाने के लिए, वो फंडामेंटल क्वेश्चंस है। फिर उस टाइप के और क्वेश्चंस जब आप करोगे तब आपको समझ में आएगा। 2.50 द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डबलेट एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड एट 589 and 589.6 nanometer. Calculate the frequency of each transition and energy difference between two excited states. अब क्या दिया हुआ आपको, दो वेवलेंथ दी हुई है, उन दोनों वेवलेंथ पे आपको कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी
फॉर ईच ट्रांजिशन एंड एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आपको 2 वेवलेंथ दिया हुआ है, ओके, λ1 λ2, उन दोनों पे आपको फ्रिक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। इस पे ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब एनर्जी इतनी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है और ये दे रहे हैं, तो इस ट्रांजिशन के लिए कितनी फ्रिक्वेंसी होगी, वो फ्रिक्वेंसी हम सीधा कैलकुलेट करेंगे न्यू इक्वल्स टू c/λ से। तो फर्स्ट के लिए कैलकुलेट कर दोगे, सेकंड के लिए कैलकुलेट कर दोगे, ओके। और फिर क्या निकालना है, एनर्जी डिफरेंस। तो डेल्टा ई आपको पता है कैसे निकालते हैं, E2 माइनस E1। अब E इक्वल्स टू एच न्यू से निकाल सकते हैं ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पता है, तो डायरेक्ट इससे हम रिलेट कर देंगे उसको। तो H यहाँ पे कॉमन रहेगा, 𝜇2 माइनस 𝜇1। H कितना हो गया 6.626 10⁻34, वही जूल्स में, और 𝜇2 हो गया ये, और 𝜇1 हो गया, दोनों की वैल्यू लिख करके हमने कैलकुलेट कर दिया। आंसर क्या आ गया, 3.31 इंटू 10⁻22 जूल्स, ओके। तो यू कैन वॉच इट केयरफुली, you can take a screenshot. Okay, thank you. I hope you got it. If the video is valuable for you, then subscribe the channel. Bye.